हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज अपन बात करते हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में। तो मैं बताती हूँ आपको कि जो रीट पात्रता परीक्षा में हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो सभी सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 5 भाग होते हैं। और अपन बात करेंगे हिंदी पात्रता परीक्षा की, तो जिसमें हिंदी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन करेंगे हिंदी के 30 प्रश्न PYQ माध्यम से। तो उसमें अपन देखेंगे कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 हिंदी का पेपर, जिसमें रीट पात्रता परीक्षा में 2022 से लेके 11 तक के अपन पेपर को देखेंगे। जो पूर्व परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, जितने भी पेपर आए हुए हैं, उन पेपर को अपन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पात्रता परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो हम उन 30 क्वेश्चन को देखेंगे और इसके बाद फिर मॉडल पेपर भी करेंगे। लेकिन तब तक एक बार 2022 से 11 तक के पेपर, सारे पेपर देख लेते हैं कि उसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं 2022 के हिंदी का पेपर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको रीट पात्रता परीक्षा 2022 का पेपर दिखा देती हूँ कि 2022 में कौन सा पेपर पूछा गया है हिंदी का। तो ये पेपर रहने वाला है भाषा फर्स्ट। जिन्होंने भाषा फर्स्ट हिंदी चूज़ करी है, उनके लिए ये पेपर है। और जिसमें अपने पहला क्वेश्चन है, जिसको अपन पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। तो अपन को इसमें से किंडरगार्टन ने ये 4 कथन दिए, इसमें से सत्य कथन कौन सा है, उस सत्य कथन की पहचान करनी है। तो चलिए अपन सत्य कथन पढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा सत्य कथन है इसमें से। तो पहला कथन है अपने, यहाँ एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, अमनोवैज्ञानिक सॉरी यहाँ एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। फिर दूसरा है, यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। फिर तीसरा ऑप्शन है, कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। या फिर चौथा ऑप्शन है, भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से दी जा सकती है। तो अपने चारों ऑप्शन देखे, इसमें से जो सत्य कथन है, जो इसमें से अपने सत्य कथन रहेगा 4 वाला, कि भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं अपन दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। दूसरा प्रश्न है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है। यहाँ बात करते हैं बेसिक शिक्षा प्रणाली। बेसिक शिक्षा प्रणाली क्या होती है? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली वो होती है जिसमें बेसिक शिक्षा दी जाती है, जो अपने घर क्या कहते हैं, अपने घर पर अपन जो भाषा सीखते हैं, जो मम्मी की भाषा होती है, वो होती है बेसिक शिक्षा प्रणाली। जिसमें यहाँ पर एक बार ऑप्शन देख लेते हैं अपन कि कौन कौन से ऑप्शन है बेसिक शिक्षा प्रणाली के बारे में। केवल किताबी ज्ञान से, या फिर सामाजिक पर्यावरण से, या प्रगति सूचक लेखाचित्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिक शिक्षा के बारे में यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं, और इन चारों कथनों में से जो अपने सही जो कथन होने वाला है वो है सामाजिक पर्यावरण से। तो फाइनली बच्चा बेसिक शिक्षा प्रणाली कहाँ से सीखता है? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली सीखता है सामाजिक पर्यावरण से। तो चलिए, ये दूसरा प्रश्न हो गया अपने। अब बात करते हैं आगे की। देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें तीसरा प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की
क्या सीमा है। इसके किसके बारे में पता करना है, व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है, सीमा के बारे में पता करना है। तो व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली, जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं PSI, इसके माध्यम से होता है कि यह एक शिक्षण पद्धति है जिसमें हर छात्र की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर शिक्षण दिया जाता है। क्या होता है इसमें, एक शिक्षण पद्धति, ये मतलब जो व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली है यह एक शिक्षण पद्धति है मूल रूप से, और जिसमें हर छात्र की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर शिक्षण दिया जाता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसमें से इसकी सीमा क्या है। तो चलिए अपन ऑप्शन देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। या फिर दूसरा है, इसमें विद्यार्थी को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। या फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें व्यक्तिगत शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। या फिर चौथा ऑप्शन है, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो फाइनली अपन ने चार ऑप्शन देख लिए, और इसमें से जो सही अपने आंसर है वो है कि यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। इसमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। इसमें चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। तो अपन परिवीक्षित उपागम के बारे में जानते हैं कि क्या ये परिवीक्षित अध्ययन उपागम क्या होता है। तो परिवीक्षित अध्ययन उपागम भी एक शिक्षण विधि है। इस विधि में छात्र अध्यापक के मार्गदर्शन में स्वाध्याय करके विषय को समझने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, शिक्षक के मार्गदर्शन में स्वाध्याय करके विषय को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं अपन क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन है, अध्ययन कार्य का आवंटन, या फिर अध्ययन हेतु निर्देश, या फिर विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, या फिर कलात्मक परियोजना। तो इसमें से ये चार ऑप्शन है, इसमें से इसमें तीन ऑप्शन तो है और एक ऑप्शन नहीं है। वो नहीं कौन सा है, ये कलात्मक परियोजना वाला, ये ऑप्शन इसमें नहीं है, इसका ये सोपान नहीं है, और इसमें से ये तीनों सोपान हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपन आगे पांचवा प्रश्न देखते हैं और जानते हैं कि इसमें पांचवा प्रश्न कौन सा है। चलिए तो अपन पांचवा प्रश्न देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। उपयुक्त बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है। यानी कि जो पहले जो सरल शब्द होता है वो, जैसे कि पहले के बच्चों को अपन के बाद आ पढ़ाएंगे, ऐसे समान आकृति वाले समान वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएंगे, वो कौन सी कक्षा में कराएंगे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं। पहला है प्राथमिक स्तर के, या दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर के, या तीसरा है माध्यमिक स्तर के, या उच्च माध्यमिक स्तर के। तो अपन तो फर्स्ट वाले को ही पढ़ाएंगे, तो इसमें अपन वरीयता देंगे प्राथमिक स्तर के बालकों को। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन अपने यहाँ पर है कि भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है। कौन सा अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट का सुनना और बोलना, फिर दूसरा है लिखना और पढ़ना, या फिर बोलना और लिखना, या फिर पढ़ना और लिखना। इसमें से अभिव्यक्ति कौशल का कौन सा है। तो इसमें अपन को देखना है कि इसमें अभिव्यक्त मतलब किसके माध्यम से अपन अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी बात को दूसरों के सामने, किसके माध्यम से अपन अभिव्यक्त करते हैं। तो अभिव्यक्ति में
कौशल आता है अपना बोलना और लिखना। अपन अभिव्यक्त कर सकते हैं बोलकर और लिखकर, इन दोनों माध्यम से अपन क्या करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने अभिव्यक्ति कौशल, जिसको अपन बोल करके या लिख करके प्रकट करते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? अनुलेख, अनुलेख, अगर ये शब्द का अपन अर्थ देखें तो लेख, लेख, लेख का मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। तो इसमें लिखने के माध्यम कौन सा है वो अपन देख लेते हैं। क्या होता है? श्रवण या फिर लेखन या फिर वाचन या फिर वादन। तो इसमें से अपना उपयुक्त तो आंसर होगा लेखन। लेखन में ही अपन लिख के उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अनुलेख का मतलब, अनुलेख को अपन लेखन के माध्यम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लेखन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे का देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है लिंग्वा फोन, लिंग्वा फोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? लिंग्वा फोन रिकॉर्ड किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो इसमें बताना है कि इसमें से लिंग्वा फोन जो है वो किस प्रकार की सामग्री है। क्या ये प्रेक्षेपक सामग्री है, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री है, या फिर दृश्य सामग्री है, या फिर श्रव्य सामग्री है? तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा लिंग्वा फोन। लिंग्वा फोन जिसे अपन लिंग्वा फोन ये वही होता है जिसे अपन आवाज़ सुनते हो, जो ईयरफोन होता है ना, वो वाला होता है ये लिंग्वा फोन। तो उसमें लिंग्वा फोन में तो अपन देख तो सकते नहीं है, केवल आवाज़ ही सुन सकते हो। तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रव्य सामग्री। लिंग्वा फोन एक श्रव्य सामग्री है जिसको अपन सुन सकते हैं। तो चलिए, अपने स्क्रीन पर दिख रहा है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न क्या कह रहा है? आइए नवा प्रश्न को अपन जानते हैं। तो नवा प्रश्न पढ़ते हैं। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। भाषा के अनुप्रयोग में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। परामर्श कक्ष, या श्रवण कक्ष, या फिर नियंत्रण कक्ष, या विश्राम कक्ष। तो भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में कौन सा नहीं है पूछा है। नहीं है तो नहीं कौन सा होगा इसमें से? अपन देखते हैं। भाषा में विश्राम कक्ष नहीं होता है। इसमें ये डी वाला आंसर जो है गलत हो जाएगा। ये विश्राम कक्ष उसमें नहीं होता है। चलिए आगे प्रश्न नंबर है 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? स्वर वाचन का गुण है। स्वर वाचन का गुण है, उसमें स्वरों के साथ वाचन कर सकते हैं। इसका मतलब है कहने का अपन स्वरों के साथ वाचन कर सकते हैं। ऐसा कौन सा गुण है इसमें? तो ऑप्शन देखते हैं। अस्पष्ट उच्चारण, स्वरों के साथ अस्पष्ट उच्चारण कहाँ होता है? फिर ये दूसरा ऑप्शन है क्षिप्रता, ये भी नहीं है। फिर उचित ध्वनि निर्गम, या फिर अस्वाभाविकता। चौथा क्या कह रहा है? अस्वाभाविकता। तो इसमें से जो अपने स्वरों के साथ जिसका अपन वो करते हैं वो वाला ऑप्शन होता है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा जो उचित ध्वनि निर्गम है, वो हो जाएगा स्वर वाचन। इसमें अपन स्वरों के साथ अपने उच्चारण का वाचन कर सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आगे का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अपन देखते हैं। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन है? तो इसमें से कथन पढ़ते हैं। पहला है मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, या मौखिक मूल्यांकन में निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, या फिर
मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता अधिक होनी चाहिए। यह चौथा ऑप्शन है, मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों को आत्माभिव्यक्ति के अवसर कम मिलते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है उपयुक्त कथन कौन सा है। ये मौखिक मूल्यांकन के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से अपन को उपयुक्त जो कथन है वो इसमें बताना है। तो इसमें से अपने उपयुक्त कथन हो जाएगा, वो होगा मौखिक मूल्यांकन निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। कौन सा वाला ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन। मौखिक मूल्यांकन करता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ये बी वाला। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने के लिए मूल्यांकन की यहाँ परिभाषा किसकी है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी है। ये परिभाषा दी हुई है मूल्यांकन की, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि निम्न में से किसने ये मूल्यांकन की परिभाषा दी है। तो ऑप्शन है ए माइकेलिस, या दूसरा है ब्लूम, या तीसरा सिसिरोस, या राइट स्टोन। तो अपन को बताना है कि ये जो मूल्यांकन की परिभाषा दी है वो किसने दी है। तो ये परिभाषा जो दी है मूल्यांकन की वो माइकेलिस ने दी है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपने स्क्रीन पर है 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाई को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है। जिसमें छात्रों की क्या करेंगे अपन, कठिनाइयों को दूर करेंगे, कठिनाइयों को दूर करेंगे। तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा, सूक्ष्म शिक्षण होगा, या फिर अभ्यास शिक्षण होगा, या फिर ब्लॉक शिक्षण होगा, या उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो इसमें विद्यार्थियों की सीखने संबंधी जो कठिनाइयों को दूर करेंगे उसमें हो जाएगा सही आंसर अपने, जिसका अपन उपचार करेंगे या उसकी कठिनाइयों को दूर करेंगे तो वो हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। तो इसमें अपने सही आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। सतत मूल्यांकन का इसमें से दोष कौन सा है वो अपन को बताना है कि इसमें से कौन सा इसका दोष है। तो बताते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है, या फिर विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है, या फिर इसमें से अभिभावकों को विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है, या फिर यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो इसमें से उपयुक्त कथन है वो है, इसमें इसका दोष बताना है अपन को। इसका दोष, मूल्यांकन का दोष क्या होगा। तो ये 3 तो इसके क्या है, इसके गुण हैं ए बी सी, और डी वाला है जो इसका क्या है, दोष है। तो अपन फाइनली ये वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे डी। तो चलिए दोस्तों अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर है अब 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे ए वाला ऑप्शन है 2, या फिर 1, या फिर 3, या फिर 4। तो इसमें से कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 4 पदों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो 4 पद वो कौन से हैं अपन देखते हैं कि इसमें 4 पद है कौन से जिसका प्रयोग किया जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण में 4 पद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है इसमें स्वरूप योजना, जिसे पाठ योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
पाठ योजना, एक हो गया पाठ योजना और दूसरा हो गया उद्देश्य को लिखना। दूसरा होता है उद्देश्य को लिखना और तीसरा होता है प्रश्न निर्माण करना और चौथा उसमें होता है अंक योजना तैयार करना। तो ये हो गए चार इसके उद्देश्य, चार उद्देश्य कह सकते हैं या पद कह सकते हैं, जिसमें होता है पहला होता है पाठ योजना, दूसरा होता है उद्देश्य को लिखना और तीसरा होता है प्रश्न निर्माण करना और चौथा होता है अंक योजना तैयार करना लास्ट। तो इसमें फाइनली चार आंसर होते हैं। चलिए दोस्तों अपन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद जो अपन को बताना है। ऑप्शन ए है सदधन एव, भी है सदधन एव, या फिर सदाधन एव, या फिर सदाधन एव। तो इसमें से चारों में से सही आंसर जो होगा वो होगा सदाधन एव। और इसमें स्वर संधि प्रयुक्त हुई है। स्वर संधि का दीर्घ रूप क्या कह सकते हैं? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है ये। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से 20 शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो 20 शब्द का अपन को क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं वसु, अर्णव, उरग या फिर गरल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? 20 शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो वो होगा गरल। तो दोस्तों गरल जो है वो 20 शब्द का पर्यायवाची होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो 18 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 18 क्वेश्चन कह रहा है कि विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है? विरोधी शब्द है, इसका विरोधी शब्द का विलोम क्या होगा? विरोधी का जो एक तरफ से कोई व्यक्ति यानी कि कह सकते हैं जिसका विरोध कर रहा है और दूसरा उसका क्या करेगा? समर्थन करेगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं अपन। आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है वाहक, दूसरा अवरोधी, या फिर शत्रु, या फिर समर्थक। तो इसमें से जो उपयुक्त आंसर होगा, जो विरोधी शब्द का विलोम होगा, वो होगा समर्थक। तो अपन इस वाला समर्थक वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है। यहाँ पर एक बड़ा गद्यांश दिया हुआ था, उसमें से 5-6 क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। तो मैंने उस गद्यांश को काट दिया, गद्यांश को इसमें ऐड नहीं कराया दोस्तों। तो आप ऐसे ही इस प्रश्न को पढ़ के और इसका आंसर बताएंगे। तो ये क्या कह रहा है? मनोदशा शब्द से क्या आशय है? तो उस शब्द को अपन देख लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन है मन से दशा, दूसरा ऑप्शन है मन पर दशा, या चौथा ऑप्शन है मन की दशा, और चौथा ऑप्शन है मन को दिशा। तो इसमें से जो उपयुक्त होगा, उपयुक्त आंसर होगा वो होगा मन की दशा। मनोदशा शब्द से आशय होगा मन की दशा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? मनुष्य शब्द है। भाई मनुष्य शब्द क्या है? मनुष्य शब्द एक अव्यय शब्द है, या भाववाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसमें से मनुष्य जो शब्द है वो सही आंसर इसका हो जाएगा भाववाचक। भाववाचक नहीं होगा, इसमें होगा जातिवाचक संज्ञा। इसमें मनुष्य शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का नाम दिया होता, व्यक्ति विशेष यानी कि राम, या फिर मोहन, या सीता, गीता, ऐसा कुछ भी किसी का नाम दिया होता तो वो फाइनली हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा है और डायरेक्ट पूछा है कि मनुष्य शब्द। तो मनुष्य शब्द जो होगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा। और ये जो दोस्तों ये मनुष्य जो शब्द है वो मूल रूप से संस्कृत का शब्द है और इसको अपन कहते हैं कि तत्सम शब्द। इसको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द दोस्तों वे शब्द होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी में वो ज्यों के त्यों ही प्रयुक्त हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर तत्सम शब्द की अपन इतनी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो चलिए अपन आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? अमूल्य का अर्थ है। अमूल्य का अर्थ है, तो इसमें से कौन सा अर्थ है? जिसका कोई मूल्य ना हो, या फिर जिसका मूल्य बहुत कम हो, जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, या फिर जिसका मूल्य न आंका जा सके। तो इसमें से दोस्तों जो सही इसका आंसर होगा वो होगा जिसका मूल्य न आंका जा सके। ये वाला ऑप्शन होगा वो अपने सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखते हैं अपन आगे का प्रश्न नंबर है 22 प्रश्न है। वो क्या कह रहा है? निधिया शब्द का एक वचन होगा। निधिया शब्द का एक वचन कौन सा होगा इसमें? तो वो ऑप्शन है निधि, या फिर निधि, या निधि, या निधि। तो इसमें से जो एक वचन जो शब्द होगा वो क्या होगा इसका? तो एक वचन शब्द को अपन इसमें देखते हैं। एक वचन इसका क्या होगा? एक वचन इसमें होगा निधिया का एक वचन निधि। ये वाला ऑप्शन होगा जो इसका एक वचन होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें संज्ञा के क्या वाक्य के काल बताना है कि काल ये कौन से काल का वाक्य है। तो इसमें अपन देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है? संभाव्य भविष्य काल, या फिर सामान्य वर्तमान काल, या संदिग्ध वर्तमान काल, या आसन्न भूतकाल। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा अपने सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के अपन उदाहरण देखें तो ती है, ता है, ते है, या फिर रहा है, रही है। ये सब जो ये जो उदाहरण होते हैं वो होते हैं किसके? सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं। चलिए दोस्तों अपन आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? भाव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भाव शब्द है कौन सा? वो स्त्रीलिंग है, या फिर नपुंसकलिंग है, या पुल्लिंग है, या उभय लिंग है। तो अपन को इन चार ऑप्शन में से सही आंसर बताना है जिसका भाव शब्द है। भाव शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाव शब्द है वो है पुल्लिंग। इसका सही आंसर होगा भाव शब्द है तो कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है भाव शब्द। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है। क्या बताना है? अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ बताना है। तो इसमें से अर्थ अपन पढ़ते हैं। पहला है निश्चित, दूसरा एकत्र, या फिर चकित, या फिर निर्जीव। तो इसमें से जो उपयुक्त इसका अर्थ है वो होगा निर्जीव, जिसमें अपन क्या कहते हैं साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसका अचेतन मन, चेतन मन, अर्धचेतन मन, मन की तीन प्रकार होते हैं। उसमें से अचेतन शब्द का अर्थ क्या होता है? निर्जीव। उसका होता है निर्जीव, जिसको अपन क्या कहते हैं जो अपन जो बातें भुला देते हैं उसको क्या कहते हैं? अचेतन मन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? वाक्य के
अंग। तो दोस्तों वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? उसमें से वाक्य के दो ही अंग होते हैं। कौन सा? एक तो विधेय, विधेय और एक उद्देश्य। कौन सा होता है? उद्देश्य। तो इसमें से पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो इसमें से अपन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? फर्स्ट वाला 4 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3। तो फाइनली दोस्तों वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो उद्देश्य, उद्देश्य और दूसरा होता है वो होता है विधेय, विधेय। ये होते हैं वाक्य के अंग। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है। इसमें से रचना के आधार पर वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं टोटली? तो रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं वाक्य के। कितना होते हैं? 3 प्रकार। तो इसमें से 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं सरल, फिर दूसरा होता है सरल वाक्य पहला, और दूसरा मिश्र वाक्य। कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। और इसमें तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। कौन सा? संयुक्त वाक्य। ये ऐसे इसके रचना के आधार पर तीन प्रकार होते हैं वाक्य के। तो इसमें से अपन देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है। विधानार्थक वाक्य, कृतवाच्य या फिर संयुक्त वाच्य या फिर भाववाच्य। अपन ने उसके वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार देखे। उसमें से अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। चलिए अपन आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह क्या कहलाता है? तो विराम चिन्ह क्या कहलाता है? विवरण चिन्ह या फिर योजक चिन्ह या अवतरण चिन्ह या लोप चिन्ह। तो इसमें जो 2 शब्दों को जोड़ता है उसे अपन क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह। 2 शब्दों को जोड़ने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह इस प्रकार का होता है। जैसे कि उदाहरण, जैसे माता और पिता। तो ये बीच का ये जो शब्द है, बीच का ये जो चिन्ह है, ये होता है योजक चिन्ह। ये जो योजक चिन्ह है 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? ढाक के 3 पात। भाई क्या कह रहा है? ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ बताए। यानी कि ये जो ये लोकोक्ति है, इसका अपन को क्या करना है? सही अर्थ बताना है। तो इसमें से अपन पढ़ते हैं सबसे अलग विचार रखना, या समय अनुसार कार्य करना, या फिर सदा एक सी स्थिति बने रहना, या सीमातीत कल्पना करना। तो इस लोकोक्ति का अर्थ, सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ होगा सदा एक सी स्थिति में बने रहना। यानी कि दोस्तों आपने ढाक देखा होगा, जिसको अपने क्या कहते हैं? पलास कहते हैं। बागड़ी में कहते हैं खाकरे का पेड़, जिसके हमेशा 3 ही पत्ते होते हैं। कहने का मतलब है कि ढाक के 3 पात, मतलब उसके हमेशा 3 ही पत्ते होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार मतलब 3 पत्ते हैं तो अगले साल 4 आएंगे, या फिर अभी 4 है तो फिर बाद में 2 हो जाएंगे। ऐसा मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो लोकोक्ति का एक कहने का मतलब है कि सदा एक सी स्थिति में बने रहना, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं करना। दोस्तों अपने अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ते हैं। बहुत लज्जित होना के उपयुक्त मुहावरा है। ये मुहावरा है बहुत लज्जित होना। तो इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि इस अपन को पढ़ के इसका अर्थ बताना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं घड़ों पानी पड़ना, या टोपी उछालना, या घोड़े बेचकर सोना, या फिर डंका बजाना। तो इसमें से जो इस वाले मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो तो होगा अपना
क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घड़ों पानी पड़ना। बहुत लज्जित होने का मुहावरा, इसका अर्थ है घड़ों पानी पड़ना। तो इसका ये हो जाएगा सही आंसर। और अपन अगर इसको ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं तो टोपी उछलना का मतलब होता है कि उसको बेइज्जत करना। क्या होता है इसका? मतलब किसी को बेइज्जत करना। और ऑप्शन नंबर घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर रहना, मतलब अपने जीवन में क्या करना? निश्चिंत रहना, उसको किसी भी बात का संकोच नहीं रहना, यानी कि गहरी नींद में सोना अपन कह सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 का अगर देखें डंका बजाना, तो कह सकते हैं कि अपना वर्चस्व स्थापित करना। तो दोस्तों फाइनली अपन 30 प्रश्न की बात कर चुके हैं और अपन ने इसमें देखा कि हिंदी के 30 क्वेश्चन जो पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उन 30 क्वेश्चन को अपन ने देखा। तो अपन फाइनली अपना पेपर हुआ ये 2000, अभी तो अपन ने 2022 का पेपर देखा है। आगे अपन को 2022 से 11 तक वापस रिटर्न जो प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं, 11 तक के पेपर अपन को देखने हैं। तो अपन फाइनली 11 तक के पेपर देखेंगे। तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे का जो पेपर आएगा वो भी आपके पास पहुंच जाए। जैसे ही आगे वाले पेपर 2022 के आगे वाला जो भी पेपर हुआ है उसको देखेंगे अपन। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो आते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों फाइनली अपना वीडियो का अंत करते हैं और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।